हाँ जी, देखो, ब्रेक एनालिसिस में सबसे पहले तो आपने जो है कंसंट्रेट करना है आपके जितने भी फॉर्मूलाज हैं, ठीक है ना। हमारे पेपर में, एएस लेवल के पेपर में 2 से 3 मार्क के जो है ना वो फॉर्मूलाज की टेस्टिंग होती है, ठीक है। पूछ वो कहीं से भी सकता है, वो किसी भी फॉर्मूला को वो टेस्ट कर सकता है। तो उससे लिहाज से क्या साबित हुआ कि भाई हम लोगों को ये फॉर्मूला सारे याद करने से ही ना। टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला होता है सेल्स पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय टोटल आउटपुट। अच्छा देखो, ब्रेक इवन एनालिसिस का एक रूल याद रखना जिसपे ये तमाम चीजें बेस्ड है ना। मैं हर बार ये रीड करूंगा कि ब्रेक इवन एनालिसिस बोलता है जो बनाया सबका सब बेच दिया। सबका सब बेच दिया का मतलब क्या है कि कोई भी चीज क्लोजिंग इन्वेंट्री में नहीं रहती है। ब्रेक इवन एनालिसिस का मानना ये होता है कि भाई आपने, आपका हर बिजनेस, आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करोगे वो बिजनेस सक्सेसफुल है। उसमें कोई भी ग्लिच नहीं, कोई भी फॉल्ट नहीं है, कोई भी क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है। तो जो बनाओगे सबका सब बेच दो। तभी सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय टोटल आउटपुट, जो बनाया सब बेच दिया। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एक फाइनल रेवेन्यू निकल कर आ जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग टोटल रेवेन्यू बोलते हैं। एक और बात याद रखो, रेवेन्यू, सेल्स, टर्नओवर, ये एक ही इनका जो है ना मतलब है, सिर्फ वर्ड्स डिफरेंट है। तो अगर पेपर में बोल दिया गया कैलकुलेट टोटल टर्नओवर, तो भी उसका फॉर्मूला यही आएगा। अगर उसने बोल दिया टोटल रेवेन्यू, वो आपके सामने लिखा है, उसने बोल दिया टोटल सेल्स कैलकुलेट करो, तब भी यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अच्छा, ये एक और बात दिमाग में रखना कि यूनिट, आपने यूनिट का ख्याल रखना है कि अगर पेपर में उसने आपको 3000 लिखा हुआ है, यूनिट्स मीन्स के भाई ये पर पीस है। और अगर उसने 3000 के आगे ये लगाया, ये चीज, तो इसका मतलब क्या है, ये सेल्स हुई हुई है, ठीक है। ये सेल्स है या ये टोटल सेल्स है। अगर उसने लिखा हुआ है $3 और आगे लिखा होगा पर यूनिट, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ एक यूनिट की ये प्राइस है जिसमें हम बेच रहे हैं। तो यूनिट्स का भी ख्याल रखना है। कुछ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन भी होंगे, वो भी इंशाल्लाह मैं करवा दूंगा, तो वो और चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास है टोटल रेवेन्यू इज सेल्स पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय टोटल आउटपुट। फिर इसमें फॉर्मूला हमारे पास अगला जो आता है वो आता है वेरिएबल कॉस्ट का। अब यहाँ पे एक बात दिमाग में रखो, वेरिएबल कॉस्ट, लिख देता हूँ वेरिएबल कॉस्ट, इट इज द कॉस्ट विच changes according to the level of output, ठीक है। देखो भाई, वेरिएबल कॉस्ट का जो ग्राफ होता है ना, वो कुछ इस तरीके से बनता है। ये वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है, ये जीरो से स्टार्ट होगा और जहां तक आपकी यूनिट्स बिके, मतलब बनाए हैं आपने। क्या कह रहा है ये, वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, ठीक है ना, वर्कर की सैलरी, मटेरियल जो खरीदा है आपने, जैसे जैसे आप अपनी प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ये कॉस्ट बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे यार, मैंने अभी इस वक्त 100,000 रुपए का मुझे बिल आया है और मैंने 100 यूनिट्स जलाए हैं, मतलब बिजली के 100 यूनिट्स मैंने खर्च कर दिए, तो 1000 रुपए का बिल आया। फिर क्या हुआ, मैंने जो है वो, मुझे बिल आया अचानक से 15,000 का। क्यों आया, क्योंकि मैंने तकरीबन 10,000 यूनिट्स जला दी। जब 10,000 यूनिट जलाऊंगा, खर्च करूंगा, तो मेरा 15,000 का बिल आ गया। तो क्या मतलब इससे साबित हुआ कि जैसे आपकी यूनिट्स बढ़े वैसे ही आपकी कॉस्ट प्राइस बढ़ गई। तो वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ आउटपुट। अच्छा, ये तो हमारी एक सिंपल बात है वेरिएबल की।
लेकिन ब्रेक इवन एनालिसिस का एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। ब्रेक इवन एनालिसिस बोलते हैं हमारे प्रोडक्शन में सिर्फ दो कॉस्ट आती है, एक होती है डायरेक्ट मटेरियल और दूसरी होती है डायरेक्ट लेबर। मतलब कहने का ये है कि सर अगर पेपर में मेरे पास मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट दी हुई है, इसके अलावा मार्केटिंग कॉस्ट दी हुई है, पैकेजिंग कॉस्ट दी हुई है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दी हुई है, ये जितनी भी कॉस्ट दी हुई है ना, इन सबको हम लोग ओमिट कर देंगे। ओमिट का मतलब इसको अवॉइड कर देंगे, इसलिए क्योंकि हमारा सिलेबस में ब्रेक इवन का मानना यह है कि प्रोडक्शन के अंदर ये मार्केटिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किसी भी किस्म की कॉस्ट नहीं आती है। सिर्फ और सिर्फ मटेरियल और लेबर को कंसिडर किया जाता है, विच इज अ ड्रॉबैक, बिकॉज ऑब्वियसली ये सारी कॉस्ट है जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेक इवन है ना वो बढ़ जाता है। मतलब हमारी जो रिकवरी है पैसों की वो बढ़ जाती है। लेकिन मसला अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बुक्स में है, हमारे सिलेबस में एक अजीब सी चीज़ है कि खाली मटेरियल और लेबर ही आता है प्रोडक्शन में, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं आती। तो वो चीज़ जो है ना मैंने कंसिडर कर ली है भाई, और वही चीज़ हम लोगों को इसमें देखनी है। तो क्या साबित हुआ कि अगर हमारे पेपर में कोई भी मटीरियल सॉरी मटीरियल और लेबर के अलावा मार्केटिंग दियो, पैकेजिंग दियो, ट्रांसपोर्टेशन दियो, देखो बेटा ये सारी चीजें हमारी वेरिएबल है। दीज आर ऑल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि देखो जितनी ज्यादा खर्चा करेंगे उतनी अच्छी मार्केटिंग आएगी हमारे, उतना अच्छा लोगों को बात हमारी पहुंचेगी। जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनाओगे उसको उतना ही पैक करोगे, हमारी कॉस्ट बढ़ेगी। जितना ज्यादा प्रोडक्ट बन के डिस्ट्रीब्यूट होगा उतनी हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी। बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि हमारे सिलेबस में ब्रेक इवन एनालिसिस से बोलता है कि ऑल दीज वेरिएबल कॉस्ट आर नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, जबकि ये होती हैं। द ओनली पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस इज मटेरियल एंड लेबर। तो आप सिर्फ वही कंसिडर करोगे। अगर ये दी हुई भी होंगी तो मैं फिर से बोल रहा हूँ आपने इनको अवॉइड कर देना है। ठीक है ना, सिर्फ उन दो कॉस्ट को उठाना। अच्छा जी, तो वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बना हमारा? वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला बना डायरेक्ट मटीरियल प्लस डायरेक्ट लेबर मल्टीप्लाई बाय टोटल आउटपुट। अब ये टोटल आउटपुट से क्यों मल्टीप्लाई किया? जो बनाया, जितना बनाया, जितना बनाओगे सबका सब बेच दोगे, तो जितना बनाया सबका सब बेच दिया। देयर इज नो सच थिंग एज क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है भाई। इसके बाद अगला जो स्टेप आपने करना होगा वेरिएबल कॉस्ट निकालने के बाद, आपने निकालना होगा कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? वो निकलता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। सॉरी मैंने वाला फॉर्मूला लिख दिया, मैंने ब्रेक इवन का लिख दिया। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो अब ये टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल ये निकाला आपने, इसको निकाला आपने, फॉर्मूला में कंट्रीब्यूशन के पुट किया, कंट्रीब्यूशन निकल कर आ जाएगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी कोई साइंस नहीं है। फिक्स कॉस्ट, अब फिक्स कॉस्ट की भी थोड़ी डिटेल करते हैं। फिक्स कॉस्ट ऑलवेज गिवन इन द पेपर। दिस कॉस्ट इज ऑलवेज गिवन इन द पेपर। ठीक है भाई। अच्छा मैं यहाँ लिख दूं कि मैंने किसकी बात करी है। ये हमारे पास बेसिकली जितना भी लिखा है ये वेरिएबल के बारे में। अब जो मैं बात करूंगा वो मैं बात करूंगा फिक्स कॉस्ट की। अच्छा भाई देखो फिक्स कॉस्ट का क्या सीन होता है। यहाँ मैंने इसका ग्राफ बना दिया। फिक्स कॉस्ट के अंदर ये होता है कि फिक्स कॉस्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है। फिक्स कॉस्ट की कहाँ तक बनती है? जितने यूनिट्स आपने खर्च किए। ठीक है ना। फिक्स कॉस्ट की एग्जांपल्स होती हैं हमारे पास रेंट, सैलरीज, इंश्योरेंस। ये तीन हमारी जो है ना कैटेगरीज हैं जो कि फिक्स कॉस्ट में फॉलो होती है। नाउ या तो पेपर में तुम्हारे पास फिक्स कॉस्ट की फिगर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दी हुई हो, या रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, इन तीनों में से कोई दो दी होंगी, तीनों दी होंगी, या खाली एक दी हुई है। तो अगर फॉर एग्जांपल दो दी हुई है तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। अगर आपके पास तीनों दी हुई तो तीनों को ऐड कर दें, एक दी हुई तो एक को उठा लो। फिक्स कॉस्ट दी लिखा हुआ तो फिक्स कॉस्ट उठा लो। तो मतलब ये कैटेगरी है। नाउ फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन अगर पेपर में आ जाए तो क्या होती है? फिक्स कॉस्ट, इट इज द कॉस्ट
which does not changes according the level. क्या सीन है भाई इसमें? ये बेसिकली ये बोल रहा है कि भाई फिक्स कॉस्ट इज द कॉस्ट व्हिच डज नॉट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ आउटपुट। कहने का मतलब ये है कि तुम, मिसाल के तौर पे, मैंने ओ लेवल्स वाले जो मेरे साथ पढ़ रहे थे उनको ये मिसाल पता है, जो नए हैं उनको बता दूं। भाई आपने कोई कमरा रेंट पे ले लिया, ठीक है ना, उस कमरे को आपने इस पर्पस के लिए लिया है कि यार आप वहाँ पे बैठा कर कोई काम करो। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं एज अ टीचर बात करूंगा तो मैं ट्यूशन पढ़ाने वहाँ पर, वो कमरा मैंने 20,000 रुपये पे ले लिया, ठीक है ना। 20,000 रुपये में जो मैंने रेंट पे लिया है, तो उस 20,000 में अभी 2 महीने तक मेरे पास कोई स्टूडेंट नहीं आता, तो क्या 2 महीने के लिए मैं रेंट नहीं दूंगा? मैं बिल्कुल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने जनवरी में लिया है, मेरे पास कोई स्टूडेंट नहीं आया, पर मुझे 20,000 का रेंट तो पे करना है। वो लैंडलॉर्ड आएगा, बोलेगा सर 20,000। जनवरी निकल गया, फरवरी निकल गया, नहीं आया। मार्च में मेरे पास बच्चा आया, लेकिन वो बच्चा इतना आया कि उसने खाली मुझे 10,000 रुपीज दिए। तो अभी भी 10,000 रुपीज जेब से मुझे देने हैं, क्योंकि लैंडलॉर्ड को उससे कोई गर्ज नहीं है कि आपके यहाँ पे रूम में क्या है क्या नहीं है। उसने बोला भाई आपने मुझसे मेरा रूम ले लिया है, 20,000 रुपीज आपने मुझे मेरे देने। तभी देखो फिक्स कॉस्ट की लाइन कभी भी जीरो से नहीं बनती, ये हमेशा उस पॉइंट से बनती है, क्योंकि आप अपने लैंडलॉर्ड को 20,000 रुपए का चेक दोगे, 20,000 रुपए गिन के पूरे दोगे, पे ऑर्डर दो, कुछ भी तो 20,000 इकट्ठा दोगे, तो इसकी लाइन हमेशा स्ट्रेट बनती है। कहाँ तक बनती है? जितने यूनिट्स आप इस्तेमाल करोगे वहां तक की, क्योंकि ये सारे जितने भी यूनिट्स आप बनाओगे ना, उस पर ये कॉस्ट डिस्पर्स होती है। अभी देखो मैं जनवरी में जेब से दिया, फरवरी में जेब से दिया, मार्च में मेरे पास सिर्फ 5 बच्चे आए जिनकी फीस मेरे पास 10,000 आई। तो अब जेब से मुझे 10,000 रुपए देने, बट ये 10,000 रुपए जो कम हुए हैं वो मेरे स्टूडेंट्स के 5 बच्चों की वजह से। और 5 बच्चों का मतलब ये है कि मेरी 10,000 रुपए की कॉस्ट डिस्पर्स हो गई, फिक्स कॉस्ट डिस्पर्स हो गई 5 बच्चों को। अब जेब से 10,000 रुपए खाली देने, बाकी 10,000 रुपए कमा के भी। तो फिक्स कॉस्ट इज द कॉस्ट विच डज नॉट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ आउटपुट। सिर्फ कॉस्ट डिस्पर्स, अब जितने यूनिट्स बढ़ते जाएंगे मेरे, उतने मेरी जेब का खर्चा होगा, मैं फिर कमा के पैसे दूंगा। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा कि मुझे जो है ना जेब से देना पड़ जाए। यहाँ तक कहानी क्लियर है? यहाँ तक है सब? बताओ। लोग हाजिर भी हैं कि नहीं? हाजिर तो हैं, 6 लोग हैं हाजिर। जी सर। आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी तो आगे, बाकी आवाम सो रही है क्या? हाँ जी क्लियर है। अहमद, नवाज, राफे। जी सर, जागे में वो अनम्यूट नहीं हो रहा था, वो एरर दे रहा था। देर इज नवाज, यस, ओके, ठीक है भाई। अब हमारे पास देखो भाई, ये एक जो है ये रेंट का फिक्स कॉस्ट का मैंने आपको सिलसिला समझा दिया। अच्छा पेपर में देखो आसानी बस मैंने आपको बता दी, पेपर्स में मैंने लिख के भी दे दिया, ऑलवेज गिवन इन द पेपर, हमेशा पेपर में आपको गिवन होगी। तो अब क्या सीन है, किस फॉर्म में दी होगी? या तो फिक्स कॉस्ट के नाम से दी होगी, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, किसी नाम से आपको ये दी हुई होगी। एंड इट डज नॉट, इसकी डेफिनेशन ये भाई फिक्स्ड है, दिमाग में छाप लो। वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ आउटपुट, एंड फिक्स कॉस्ट इज द कॉस्ट विच डज नॉट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, 2 मार्क का सवाल आ रहा है, पूरी ये डेफिनेशन आपने छापी और एंड में इसकी एग्जाम्पल दी थी, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, बस आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। एएस P1 उसमें भी आएगी, एएस P2 उसमें भी आ सकती है। सेम गोज फॉर वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। टोटल रेवेन्यू निकाल लिया, वेरिएबल कॉस्ट निकाल लिया, कंट्रीब्यूशन निकाल लिया। अब आ जाओ फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट भी दे हुए हैं। अब आ जाओ ब्रेक इवन के ऊपर। ब्रेक इवन पर यूनिट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्रेक इवन पर यूनिट एंड टोटल ब्रेक इवन। टोटल ब्रेक इवन का मतलब होता है आप ग्राफ पे उस चीज को प्लॉट डाउन कर सकते हो। ब्रेक इवन पर यूनिट हमेशा डेसिमल प्लेसेस में आएगा, और जितने भी यहाँ तक पहुंचे उन सबको मालूम है कि यू कैन नेवर मार्क अ डेसिमल प्लेस वाली चीज ऑन द ग्राफ, वो बन ही नहीं सकता ग्राफ कभी भी। तो ब्रेक इवन पर यूनिट पेपर में पढ़ लो, अगर तो पेपर में उसने लिख के दिया है कैलकुलेट ब्रेक इवन, तो आपने एंड तक कैलकुलेशन करनी है, टोटल ब्रेक इवन निकाल कर देना है। अगर उसने खास तौर पे लिखा हुआ है ब्रेक इवन पर यूनिट निकाल के दो, लिख के देगा वो आपको, तो फिर आपने यहां तक निकाल के अपना आंसर छोड़ देना है। मतलब आपने करना होगा, इसका फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट ऑलवेज गिवन इन द पेपर, कंट्रीब्यूशन आपने अभी कैलकुलेट करिए, जो भी आपका आंसर आएगा एक्स एक्स, जो भी आपका आंसर आ रहा है आपने उसको यहाँ पे लिख दिया। ये आ गया ब्रेक इवन पर यूनिट। यू
रिमेंबर पेपर में वो लिख के देगा ब्रेक इवन यूनिट को कैलकुलेट करके दो, सही है ना, कहीं ना कहीं वो हिंट डालता है ये चीज, तो आपने वहां तक आंसर छोड़ देना है। अगर तो पेपर में कुछ भी नहीं लिखा हो, नथिंग, उसने लिख के दिया कैलकुलेट ब्रेक इवन, तो भाई यहाँ भी ये भी करना पड़ेगा, और फिर टोटल ब्रेक इवन, उसका मतलब ये है कि वो टोटल ब्रेक इवन मान रहा है, दैट इज ब्रेक इवन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय आउटपुट। जो बनाया सबका सब बेच दिया, तो जितना बनाया जो सबका सब बेचा, ब्रेक इवन आया किधर, तो ब्रेक इवन पर यूनिट जो आपकी वैल्यू आई है इसको यहाँ पुट करोगे, टोटल आउटपुट अगेन ऑलवेज इन द पेपर, ये हमेशा पेपर में दिया हुआ होता है, ऑलवेज इन द पेपर लिखा हुआ होता है किसी ना किसी फॉर्म में, टोटल सेल्स के फॉर्म में कि भाई इतने यूनिट बेच दिए। अच्छा ये याद रखना, ये चीज टोटल आउटपुट हमेशा यूनिट्स में दिया होगा, कभी भी डॉलर में नहीं दिया होगा, ये हमेशा ये चीज होगी ना यूनिट्स में होगी, तो लिखी भी होती है, तो इंसान को पढ़ते ही समझ में आया था। इसका ग्राफ बनाने को पहले आया करता था, अब हमारे पास चूंकि टाइम नहीं है, तो अक्सर ये होता है कि ग्राफ बना हुआ आता है, एग्जामिनर होशियारी क्या करता है कि वो एक्सट्रैक्ट में ग्राफ बना के देता है, उसमें से आपको कॉस्ट उठानी होती है कि भाई ये इसमें फिक्स कॉस्ट ये दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट ये दी हुई है, यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अक्सर कभी पैराग्राफ में फिगर्स दी हुई होती है कि भाई ये वेरिएबल कॉस्ट थी, ये हो गई, ये था, ये था। कभी कभी वो ग्राफ में, कभी कभी वो ग्राफिकल फॉर्म में देता है, तो समझदारी आपकी भाई, आपने उठाना है उसको। मैंने आपको ग्राफ समझा दी कि पढ़ना कैसे, फिक्स कॉस्ट देखो हमेशा स्ट्रेट लाइन में दिया होता है, वेरिएबल कॉस्ट आपको दिए होते हैं हमेशा लिख के दी हुई होती है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब ब्रेक इवन का चार्ट मैं समझा देता हूँ कि ब्रेक इवन का चार्ट जो होता है भाई वो बनता कैसे, बनाना नहीं है, रीड करना तो आपका काम बनेगा ना, पेपर में आपको अगर आ गया तो क्या करोगे। जैसे मिसाल के तौर पे देखो ये ग्राफ है, ये लाइन हमेशा, अच्छा हर लाइन जो होगी ये याद रखो बेटा कि हर लाइन हमारी जितने यूनिट्स बनाए हैं उस पर रुक जाएगी। ये वाली जो एक्स एक्सिस है ना, इस पे हमेशा यूनिट्स आते हैं, इस एक्सिस पे हमेशा कॉस्ट एंड रेवेन्यू आएगा। ये लाइन हमेशा टोटल रेवेन्यू की जीरो से बनती है भाई, हमेशा टोटल रेवेन्यू की लाइन जीरो से बनेगी, कहाँ तक बनेगी, जो बनाया सबका सब बेच दिया, ये टोटल आउटपुट, ठीक है। फिर फिक्स कॉस्ट की लाइन बन जाएगी, फिक्स कॉस्ट की लाइन कुछ भी पेपर में याद ना है, फिक्स कॉस्ट की लाइन सीधी सीधी खींच दो भाई, 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए यहाँ लिखे हैं भाई, मैंने 1 लाख रुपए बनाए, सीधे सीधे खींचे और यूनिट्स पे रोक दिए, ये मैंने रेवेन्यू रोक दिया। टोटल कॉस्ट, अब टोटल यहाँ पे देखो वेरिएबल कॉस्ट की लाइन नहीं बनी होती, टोटल कॉस्ट की लाइन बनी है। टोटल कॉस्ट में समझा देता हूँ क्या होता है। टोटल कॉस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ टू कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट, ये इसका मिक्सचर है। पेपर में वेरिएबल कॉस्ट, आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करोगे, टोटल फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करो, वो दी हुई होती, सॉरी पेपर में आपने दोनों को ऐड किया, आपकी टोटल कॉस्ट आ जाती है। टोटल कॉस्ट हमेशा हमेशा इस पॉइंट से बनती है, यहाँ से बनेगी, इंटरसेक्ट होगी और इस लाइन पे आके रुक जाएगी। ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन इज द पॉइंट जहां पे योर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। क्या मतलब बेटा, ये वो एरिया होता है जहां पे आपने कभी अपने बिजनेस में पैसे लगाए, आपने 5 लाख लगाए होंगे, 10 लाख लगाए, जनवरी में खड़े हो 10 लाख रुपए लगा दिए, दिसंबर 31st पे खड़े हुए हो और आपका जो है ना 10 लाख रुपए आपके बिजनेस ने आपको कमा कर दे दिया, ये पे बैक आ गया आपके पास, ठीक है ना। अब दिसंबर के बाद जो अगला साल लगेगा, अब आप जो ना टोटल इसमें प्रॉफिट कमाओगे, अब आपने कहा यार मैंने जो पैसे अपने बिजनेस में लगाए थे इनिशियली, वो मेरा पैसा निकल कर बाहर आ गया, अब मैं इससे पैसे कमा, तो भाई ये वो पॉइंट होता है जहां पे आपका टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट होता है। इसको हम लोग जीरो पॉइंट भी बोलते हैं, इसको हम लोग जो हैं ये भी बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, ये एरिया भी होता है। यहाँ तक कहानी क्लियर है भाई। जी। ठीक है भाई, अच्छा नो प्रॉफिट नो लॉस। अब देखो ये वाला जो एरिया है ना, ये एरिया मैं इसको थोड़ा दूसरे कलर से शेड कर दूं, ये एरिया, इसको हम लोग लॉस एरिया बोलते हैं, क्योंकि अभी हम लोग रिकवरी फेज पर हैं, सब रिकवरी पे हैं, वो सब रिकवर हो रहे हैं। इसके बाद जो ये एरिया है ना, ये वाला, ये ब्रेक इवन पॉइंट के बाद वाला हिस्सा, इसको हम लोग हमेशा, इसको हम लोग प्रॉफिट एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये लॉस हो गया, प्रॉफिट बेटा ये मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है, हमें बनाने को पेपर में नहीं आता है, हम लोग को सिर्फ रीडिंग करनी है कि भाई टोटल रेवेन्यू कहाँ लिखा है, वेरिएबल कॉस्ट कहाँ लिखी है, टोटल कॉस्ट कहाँ है,
अमूमन तो ये सारी चीजें जो है ना आपको उसमें आती हैं, पैराग्राफ में लिखा हुआ आता है सब कुछ। मैं कुछ सवाल ऐसे कराऊंगा जिसमें हम लोग को ग्राफ को रीड करना होगा, तो फिर वो समझ में आ जाएगा कि भाई ये कैसे हो रहा है ये कार्रवाई। मुझे बताओ यहाँ तक कोई सवाल, आई डोंट थिंक सो इधर कोई इतना मुश्किल था, सीधी सीधी चीजें थी। एक मैं छोटा सा सवाल कर रहा हूँ, खुद ही लिखूंगा सवाल, ठीक है, और ये फॉर्मूलाज को भी प्लेस डाउन करूंगा, समझ में आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे हमें दिया हुआ सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज $50, वेरिएबल कॉस्ट बटी हुई दी हुई डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर कितना दिया हुआ है $6 पर यूनिट, ये भी $6 पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट ऑलवेज गिवन इन द पेपर, उन्होंने दी हुई है 3 लाख, और साथ में उसने कह दिया टोटल आउटपुट वो दिया हुआ है आपको 5,000 यूनिट्स, ठीक है भाई। अब आपको उसने एंड में ना एक रिक्वायरमेंट दे दी, कैलकुलेट ब्रेक इवन, ये आपको उसने रिक्वायरमेंट दे दी, ठीक है भाई। अब एक एक करके ना वही जो मैंने ऊपर फॉर्मूलाज के थ्रू समझाया है, अब मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा। मिसाल के तौर पे सबसे पहली चीज टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होता है, इट्स सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय आउटपुट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज $50, टोटल आउटपुट 5,000 है, ये मैंने लिख दिया, ये मेरा आंसर आ गया इसमें 550 मल्टीप्लाई बाय ये मेरा 250,000। दिस इज माई टोटल रेवेन्यू। नाउ आई विल कैलकुलेट माई वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इज डायरेक्ट मटीरियल प्लस डायरेक्ट लेबर मल्टीप्लाई बाय आउटपुट। तो डायरेक्ट मटीरियल इज 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय आउटपुट इज 5,000। तो 6 प्लस 6 इज 12 मल्टीप्लाई बाय 5,000 करो, आंसर आएगा 60,000। ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट आ गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब इसमें निकालना होता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, इट्स टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। में जरा छोटा छोटा करके लिख रहा हूं ताकि जल्दी काम हो जाए, ऊपर तो फॉर्मुलाज हैं। टोटल रेवेन्यू मैंने अभी निकाला है 250,000, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मैंने निकाली 60,000, मेरा आंसर कंट्रीब्यूशन का आया 190,000। ये मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है भाई। अच्छा जी, अब इसके बाद मैंने निकालना है भाई ब्रेक इवन। उसने मुझे क्या बोला है, ब्रेक इवन, खाली ब्रेक इवन। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ भाई ये टोटल ब्रेक इवन मांग रहा है, वरना ब्रेक इवन पर यूनिट ये बोलता है निकालने को। तो ब्रेक इवन दैट इज पहले मुझे पर यूनिट निकालना पड़ेगा। कैसे निकलता है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट ऑलवेज गिवन इन द पेपर 3 लाख, उठाया कंट्रीब्यूशन अभी आपने कैलकुलेट करा है दैट इज 190,000, ठीक है ना। आप इसको कैलकुलेटर पे डालें इसको, दैट इज 300,000 divided by 190,000, you got a 1.57 1.578। चलो मैंने 3 डेसिमल, ये आ गया मेरा ब्रेक इवन पर यूनिट। लेकिन उसने तो मांगा ब्रेक इवन, तो फिर टोटल ब्रेक इवन जो क्या आएगा, ब्रेक इवन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय टोटल आउटपुट 1.578 मल्टीप्लाई बाय टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट कितना है हमारे पास, टोटल आउटपुट हमें दिया हुआ उसमें, सॉरी 5,000। अब जो मेरी कैलकुलेटर पे फिगर है भाई ये वाली, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 5,000 से, मेरा आंसर आ रहा है 7894। मैंने इसको ले लिया 7895, ये मेरा आ गया ब्रेक इवन। नाउ दिस फिगर कैन बी मार्क डाउन ऑन द ब्रेक इवन चार्ट। इसका ब्रेक इवन चार्ट अभी बन नहीं सकता क्योंकि वो ज़्यादा एग्जैक्ट फिगर्स दी हुई होती है, बट कैलकुलेशन आपको ऐसे करनी होती है। अब बेटा पेपर में ये तो मैंने आपको जो सवाल सामने करवाया है इसमें मैंने तमाम फॉर्मूलाज को टेस्ट किया, भाई उसकी मर्जी है, वो आपसे कोई भी फॉर्मूला बीच का उठाएगा, बोलेगा इस चीज का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर दो, इस चीज का टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट कर दो, इस चीज का ब्रेक इवन कैलकुलेट कर दो। तो कुछ भी बीच में से पूछ सकता है, तो आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक फॉर्मूला देखो ब्रेक इवन तक हो गया, मैं एक्स्ट्रा इसमें करवा रहा हूँ, टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है, 3 लाख, वेरिएबल कॉस्ट आपने कैलकुलेट करी 60,000, 3,60,000, दिस इज योर टोटल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, वंस यू आर डन विद दिस, अक्सर पेपर में ना एक बड़ी मुसीबत ज्यादा चीज इसने डाल दी है,
मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेसिकली होता है ये और रेवेन्यू, MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता क्या? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज बेसिकली व्हेन अ कंपनी सेट्स इट्स सेलिंग प्राइस टू अ एक्सटेंसिव लेवल। वो एक ऐसे लेवल पे सेट करता है, मिसाल के तौर पे उसको ना एक चीज पड़ रही है $12 की, मार्केट में साला बेच रहा है $18 का, क्योंकि मार्केट में आवाज ही इतनी की है कि भाई सब लोग 18 की बेच रहे हैं, मैं भी 18 की बेच रहा, सब लोग 19 या 20 की बेच रहे हैं, मैं 18 की बेचूंगा, कस्टमर मेरे पास है। बट अचानक से मार्केट में ऐसी आवाज आती है कि भाई इंटेंस कंपटीशन बढ़ने वाला है और भी लोग मतलब मल्टीनेशनल आ गए हैं, तो सब अपनी सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर रहे हैं ना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज बेसिकली कहां से कहां तक मैंने रिड्यूस करनी है। मिसाल के तौर पर ये $18 आया ना, इसको पड़ी $12 की, मैं बोलता हूँ ये $13 की फाइनल बेच सकता है। सर ये तो $12 में भी बेच सकता है। मैंने बोला नहीं बेटा, $12 की नहीं बेच सकता, क्योंकि इस $1 में हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट ये भी ऐड हो रही हो। तो वो कह रहा है $13 आखिरी है, इस $1 के मुनाफे पे भी ये बेच सकता है, मार्केट में कम्पीट कर सकते हैं। एंड इफ यू आर एट द वेरी लोएस्ट पॉइंट, आप सबसे कम प्राइस पे बेच रहे हो, ऑब्वियसली कस्टमर सारा आपके पास आएगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ना आपको बेसिकली ये बता रहा था कि आप कहाँ तक, क्योंकि मैंने देखो ना ब्रेक इवन और टोटल रेवेन्यू के बीच का रास्ता बताया। ये ब्रेक इवन और टोटल रेवेन्यू के बीच का जो ये वाला हिस्सा है ये प्रॉफिट में, तो ये जो हमारे पास प्राइस होगी ये आपको सेफ जोन में रखेगी। इस प्राइस से अगर आप नीचे चले गए तो आप इस एरिया में एंटर हो जाओगे, विच इज अ लॉस एरिया। आप लॉस एरिया में आ जाओ। अब सर 12.5 पे भी अगर होगा तो आप लॉस एरिया में खड़े हो, अब आप लॉस कर रहे हो। अब वो आपकी मर्जी है कि आप जानबूझ के लॉस करते हो, वो आपकी मर्जी है कि भाई आप जो कि किस तरीके से गेम को लेके चलते हो, ठीक है ना। कुछ कंपनीज होती हैं जो कॉस्ट टू कॉस्ट या कॉस्ट से भी नीचे जाके बेचती हैं, वो इसलिए बेच रही होती है क्योंकि वो कहती हैं कि यार मार्केट से ना कंपटीशन खत्म करना है। उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग होता है, कहते हैं साला 6 महीने में हम नुकसान करेंगे ना, टेंशन की बात नहीं है, मैं अपने एम्प्लॉइज को भी सैलरी टाइम पे दूंगा, सप्लायर्स को भी पेमेंट उनकी टाइम पे करूंगा, बैंक का इंटरेस्ट भी टाइम पे करूंगा, लेकिन मार्केट से कंपटीशन खत्म करूंगा, क्योंकि उन्होंने मोनोपोली क्रिएट करनी होती है। जैसे ही वो मोनोपोली अपनी क्रिएट कर लेते हैं, मार्केट में जितने भी बाकी सर्वाइवर्स होते हैं ना, उनका बेड़ा गर्क जब वो कर चुके होते हैं ना, उसके बाद वो आते हैं, उसके बाद ना अपनी प्राइसेस को एकदम शूट करते हैं, कहते हैं लॉस कर लिए 6 महीने, अब साला कमाएंगे हम, अब मार्केट में मेरा कोई कंपटीशन है ही नहीं। सही। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेसिकली होता है ना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट कैसे होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऊपर मैंने समझा दिया है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट होता है इट्स टोटल रेवेन्यू माइनस ब्रेक इवन। माई टोटल रेवेन्यू इस सवाल का जो है वो है 2.5 लाख, और 7895 मेरा ब्रेक इवन है। आप डॉलर्स में भी कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में भी कैलकुलेट करते हैं। तो यूनिट्स में कैसे होगी आपका $50, क्योंकि ये रहा वो पर यूनिट वाला हिसाब, और टोटल ब्रेक इवन पर यूनिट 1.57 आया था, 1.578। मैं इसको राउंड ऑफ भी कर सकता हूँ, $50 माइनस 1.6। अगर मैं ये करूंगा तो लेट्स सी आंसर क्या आता है। आंसर आएगा 50 - 1.6, आंसर आया 48.4। 48.4 दिस मीन्स कि मैं यहां तक अपनी प्राइस को रिड्यूस कर सकता हूं। आई वॉज सेलिंग माई प्रोडक्ट एट 48, सॉरी एट $50। मैं अपने लोगों को $1.6 का एट द टाइम ऑफ कंपटीशन एक लेवरेज दे सकता हूँ, डिस्काउंट दे सकता हूँ। $48.4 तक मैं अपनी सेलिंग प्राइस रख के बेचूंगा, आई विल बी इन द सेफ जोन। 48.4 से मेरी वैल्यू नीचे आएगी, आई विल बी इन द लॉस एरिया। सवाल, सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतना कम क्यों है, इतना छोटा? ऑब्वियसली भाई इतना ही होता है, वैसे ही कंपनियां बहुत कम कम प्रॉफिट मार्जिन रख के बेच रही होती है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में कंपटीशन है, लेकिन वो इतना मार्जिन रख लेती है कि अगर इंटेंस कंपटीशन हो तो हम किसी चीज को बेच लें, मतलब प्राइस को रिड्यूस करके कैश डिस्काउंट दे दें। हम जाते हैं मार्केट में, हम लोग, हमारी अम्माएं हो गई, हम लोग अगर डिस्काउंट्स मांगते हैं तो आपको मिलता है डिस्काउंट, लेकिन उसके बाद आप वो जो हम लोगों ने मीम्स वगैरह देखे, चीजें देखते हैं ना कि यार सर मैं जा रहा हूँ, मैं चले जाऊंगा, आप देख लो, यहाँ तक सामने से बंदा भी बोलता है सर मुझे वारा ही नहीं खा रहा, ये मैंने आपको आखिरी प्राइस दे दी, इसके बाद आपको क्या, आप 10 दुकानों में भी जाओ मस्टन या कहीं और से ले लो, मुझे तो ये वारा खाएगा, इसके बाद मैं आपको नहीं दे सकता। एंड दे आर वेरी सीरियस अबाउट इट, फिर वो आपको बेचते भी उस चीज पे। बताओ यहां तक कहानी क्लियर है? कोई सवाल? किसी को कोई सवाल है तो पूछे भाई।
ओके इसके बाद मैं एक सवाल सामने प्लेस डाउन करूंगा एंड आई वांट यू गाइस टू कंप्लीट दैट क्वेश्चन, और मुझे सवाल करके अभी चाहिए क्लास। क्लियर है भाई सबको? क्लियर? नो? ओके। एंड आई मीन इट, मुझे सवाल वो चाहिए होगा अभी क्लास में, मैं सबसे पूछूंगा वो सवाल। नहीं है भाई, टाइम वेस्ट किए बगैर हम चले जाते हैं on the question, and that is down on stop. ये भी एक सवाल है प्यारा सा, अभी नहीं करेंगे ब्रेक में। ये बच्चों की है वर्कशीट, जो मैंने बच्चों को कभी किसी जमाने में दी थी। ये आप लोगों के सामने प्लेस डाउन करो कि क्वेश्चन इसी तरीके का है। नाउ you have a सवाल in front of you. Sibon PLC manufactures soft toys for the European market. The cost incurred by the firms are as follows. ठीक है, आप चाहो तो इस सवाल की पिक्चर उतार लो, क्योंकि इस सवाल की पिक्चर उतारने के बाद मैं आपके सामने जो है ना वो फॉर्मूलाज जो है ना उसका वो डिस्प्ले कर दूँ, तो उसके थ्रू करोगे। इस सवाल की पिक्चर उतारो, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो जो भी करना। इसमें मटेरियल कॉस्ट भी दी हुई है, लेबर कॉस्ट भी दी हुई है, रेंट ऑफ प्रेमिसेस भी दिया हुआ है, मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी दी हुई है। फिर बोला है द सॉफ्ट टॉय सेल फॉर एन एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ $16, टोटल आउटपुट इज 3000। कैलकुलेट द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन पर टॉय सोल्ड एंड ब्रेक इवन इन टोटल। इसकी पिक्चर उतार लें एंड देन यू जस्ट हैव 10 मिनट्स, 10 मिनट में आप ये सवाल मुझे करके दे रहे हैं। अगर आप लोग ने उतार ली है तो भाई ये आपकी स्क्रीन पर प्यारे से फॉर्मूलाज आ गए हैं। काइंडली स्टार्ट एंड देन सेंड मी द स्क्रीनशॉट्स। मैं माइक म्यूट पे डाल रहा हूँ, मैं 5 मिनट के बाद अनम्यूट करूंगा और पूछूंगा आपसे। अच्छा, ये जूम क्लास ऑफ हो जाएगी आई गेस। नीचे तुम लोग टाइमर देख सकते हो, 3 मिनट का है, बट डोंट वरी। तो 5 से 6 मुझे 10 मिनट का आपको टाइम दिया है मैंने उसका सवाल करने का, वो उसमें जूम रिवाइव होगा, वापस आ जाएगा। तो आई बी बैक इन द क्लास में दोबारा लिख भेजूंगा, प्लीज जाना नहीं, मुझे सवाल चाहिए, उसके बाद ही मैं छुट्टी दूँ।